MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात। दर्शकों, इस समय दुनिया में हालात ठीक नहीं है, आप ये तस्वीर देख रहे होंगे। लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आज शुरू करूंगा और आगे आपको ईरान की कहानी बताऊंगा। लेकिन पहले 12 शहर, 22 धमाके और पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया। लग रहा है बलूचिस्तान आजाद हो जाएगा। दर्शकों, धुरंधर याद है ना? दिखाता हूं, पहली तस्वीर दिखाइए। बलूचिस्तान में भीषण जंग चल रही है। 15 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा गया है। ये तस्वीर जरा आप देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि हालात वहां पर क्या हो गए। सूरत हाल अमन अमान सूरत हाल ढेर खराब दी तास्वीनी छी बोरू नदी दुदू नदी सूरत हाल अमन अमान सूरत हाल ढेर खराब दी तास्वीनी छी बोरू नदी दुदू नदी धमाके से भी दी, चौदनी से भी दी, फायरिंग दी, टकान दी, बस अल्लाह दी खैर की। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, क्वेटा शहर में धमाके देखिए जरा। यहां पर लोग जा रहे हैं, गाड़ियों से निकल रहे हैं, लेकिन धमाके हो रहे हैं। और ये धमाके बताने के लिए काफी हैं कि इस समय बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी और बलोच लड़ाके एक दूसरे के सामने आ गए। फुल फ्रेम दिखाइए, एम्बियंस सुनवाइए। बाईपास के दा धमाका वसवला दा सूरत-ए-हाल दी खाना बगंज बाईपास के दा धमाका वसवला दा सूरत-ए-हाल दी खाना बगंज बाईपास के दा धमाका वसवला दा सूरत-ए-हाल दी खाना बगंज बाईपास के दा धमाका वस। अब देखिए दर्शकों, सड़कों पर गोलियां चल रही हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज आ रही है पीछे से और लोग गाड़ी मोड़कर भाग रहे हैं। यानी इस समय वहां पर हालात बेकाबू हो रहे हैं। दिखाइए जरा फुल फ्रेम और सुनवाइए वहां पर लोग कैसे अफरा तफरी का माहौल है। की तरफ से बताते चले, गुज़िश्ता सुबह से फायरिंग की आवाज आप सुनाई दे रहे हैं। आपको फायरिंग की तबादला अभी तक जारी है। नामालूम अफराद ने रोड बंद किया है और पुलिस और उनकी तरफ से अभी भी फायरिंग का तबादला जारी है स्टेशन के करीब। आपको बताते चले, गुज़िश्ता ये आप देखिए दर्शक, ऑपरेशन हेरोफ नाम है जो शुरू हुआ, लेकिन एक बार फिर से यानी 2.0 शुरू हो चुका है और बलूचिस्तान की आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। देख सकते हैं आप, हाथों में बंदूक लिए ये कैसे जश्न मना रहे हैं। अब दर्शकों, इधर बलूचिस्तान एक्शन में खुशी मना रहा है। यानी पाकिस्तानी फौजी पिट रहे हैं और उनको बचाने के लिए देख रहे हैं आप, हेलीकॉप्टर आ गया। दावा ये कि पाक वायुसेना अपने सैनिकों को बचाने के लिए आ गई है। तस्वीर आपके सामने दिखाइए फुल फ्रेम। हमारा को खलको शारट कुकारा को इलम को पगदारा को दमदर बेगवा। अब दावा ये दर्शकों की पाकिस्तान ने तुरंत हमला किया है। 25 से ज्यादा BLA फाइटर की मौतें देख रहे हैं आप। ये हमला कैसे किया गया दिखाइए जरा फुल फ्रेम, एमएन सुनाइए।
सोचिए दर्शकों, पाकिस्तान में इस समय हालात बेकाबू हो रहे हैं। एक देश का प्रधानमंत्री क्या करेगा, राष्ट्रपति क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। लेकिन यहां तो रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें भीख मांगने के लिए झुकना पड़ता है, कर्ज के बदले सिर झुकाना पड़ता है। और ये कोई और नहीं कह रहा, ये शहबाज कह रहे हैं। यानी पाकिस्तान दुनिया में भीख मांगता है, यह आज तय हो गया। सुनिए जरा शहबाज क्या कह रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तीसरा इशारिया मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो रिजर्व्स हैं फॉरेन एक्सचेंज के, वो उस वक्त से अगर आप उसका मुकाबला करें तो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें दोस्त ममालिक के कर्ज़े शामिल हैं। और मैं आपको किस तरह ये बात बताऊं कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्ज़े लेने के लिए उनके दरख्वास्तें दी, और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज़ लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है। हम जानते हैं पाकिस्तान का सिर हमेशा झुका हुआ रहता है, क्योंकि पाकिस्तानी अपनी हरकत की वजह से दुनिया में, पूरी दुनिया में अलग थलग पड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रही, और इसलिए बलोच आर्मी ने उन्हें अब आर पार की जंग के मूड में कह दिया है कि या तो बलूच को आजाद करो या फिर मरने के लिए तैयार रहो। सुनिए जरा। ईरान से पहले पाकिस्तान का काम तमाम हो गया। बलूचिस्तान की आजादी की ऐसी जंग छिड़ी, क्वेटा से पेशावर तक लाशें बिछ गईं। आपको बताते चले सुबह से फायरिंग की आवाज आप सुनाई दे रही है। फायरिंग की तबादला अभी तक जारी है। पीएलए के लड़ाकों ने 24 घंटे में इतने धमाके किए, आधा पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया। दर्जनों सैनिक मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। सर ये लोकेशन है जहां से वीबीआईडी हुई है। ये मेन गेट उन्होंने उड़ाया सर। ये कुछ पुर्जे पड़े हुए हैं उसके, जो भी बाइक था या गाड़ी थी सर। बलूचिस्तान के ईस्ट से वेस्ट तक सिर्फ तबाही का मंजर है। थाने, चौकियां, बैंक पर बलूचों ने कब्जा कर लिया। जमीन से मुनीर के फौजी भाग चुके हैं। अब सिर्फ हवा से हमले की तैयारी है। यानी पाकिस्तान में तबाही वाला तांडव शुरू हो चुका है। बस चंद दिन की जंग, फिर खंड खंड पाकिस्तान। और दर्शकों, ये तस्वीर आप समझिए, बलोच अगर इस तरह से पाकिस्तान के फौजियों को मार रहे हैं तो फिर बहुत बुरे हालात हैं। बलूचिस्तान में पाक सेना के खिलाफ बहुत बड़ी जंग छिड़ गई। बीएलए ने एक साथ 12 शहरों पर हमला कर दिया है। दर्शकों दिखा रहा हूं मैं आपको, युद्ध छेड़ दिया है। बीएलए ने इस हमले को ऑपरेशन हिरोफ 2.0 नाम दिया है। अब तक 15 से 20 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। क्वेटा और ग्वादर पोर्ट इलाके में दर्जनों धमाके होने के वीडियोस भी सामने आए हैं। बलूचों ने खुद वीडियो जारी कर कई शहरों पर कब्जा करने का दावा किया है। तस्वीरों में बलोच लड़ाके सड़कों पर गश्त कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, हम आपको दिखा रहे हैं। घातक हमले से डरकर मुनीर के फौजी अंडरग्राउंड हो गए, भाग गए। और आपको बताऊं मैं, पाक आर्मी ने अब हेलीकॉप्टर की मदद से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। जवाबी हमले में 25 से ज्यादा बीएलए लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक क्वेटा में पहली बार बीएलए के लड़ाके इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे और बलूचिस्तान में सभी रेल सेवाओं को रोक दिया गया है। क्वेटा के सभी अस्पतालों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। पुलिस चौकियों और सरकारी संस्थानों पर भी बीएलए ने कब्जा कर लिया है। दरअसल बीएलए ने यह जंग 41 बलूचों की हत्या के बाद शुरू की है। पाक सेना ने बीते कुछ दिनों में 41 बलूचिस्तानियों को मार दिया है दर्शकों, और बीएलए इन्हीं हत्याओं का बदला जंग छेड़कर ले रहा है, जिसे स्थानीय सपोर्ट भी मिल रहा है। यानी स्थानीय लोगों का सपोर्ट मिलना पाकिस्तान की सेना कमजोर है, प्रशासन कमजोर है, यह दर्शाता है। और डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा।
बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अब हिट एंड रन टैक्टिक्स वाले एम्बुश के फेज से बहुत आगे निकल चुकी है। अब वो कोऑर्डिनेटेड अटैक करते हैं और साइमल्टेनियस कई लोकेशंस के ऊपर अटैक करते हैं। अब उन्होंने अपनी आर्मी के अंदर मजीद ब्रिगेड ने खासतौर पे सुसाइड बॉम्बर्स भी शामिल कर लिए हैं और उनमें महिला बॉम्बर्स भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, उनके पास अफगानिस्तान में जो अमेरिका अपने हथियार छोड़ गया था वो मॉडर्न हथियार भी आ गए हैं। लिहाजा उनके सामने अब पाकिस्तान बेबस नजर आता है, क्योंकि ट्रेन रगड़ है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस पुअर है और फिर अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वो पोरस है। ये पाकिस्तान के लोग नहीं समझ पा रहे हैं दर्शकों कि आखिर बलूचिस्तान चाहता क्या है। आज पाकिस्तानियों को भी सुनना चाहिए वो इस हमले को लेकर क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की अफवाज के जवानों की जख्मी होने की तलात इस वक्त मौसूल हुई है। टीटीपी फितनातुल खवारिज जो है, इनके जो लोग हैं, इन्होंने हमला किया और ये औरकजई जिला जो औरकजई है खैबर पख्तूनख्वा का, जिसका दाबूरी एरिया है, जिसके अंदर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया और भारी असलहे से अटैक किया गया। वो छोटी मोटी फायरिंग वाला सिचुएशन नहीं थी, अच्छी खासी सिचुएशन थी। हाल में दहशतगर्दी के जो वाकयात हुए उन सब में जितना भी असला इस्तेमाल हुआ ये वही है जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ कर गया था। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं जो मेरे ख्याल में काफी कंसर्निंग है और काफी थ्रेटनिंग है। एक तो ये है कि गुज़िश्ता 2 महीनों में तकरीबन 200 से जायद जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो मारे जा चुके। लेकिन दर्शकों, जब पाकिस्तान बलूचिस्तान पर हमला करता है, बीएलए को मारता है, तो बीएलए के जवान क्या करते हैं आपको बताता हूं दर्शकों। चुन चुन कर हमला किया जा रहा है और ये लाइव हमला बैंक पर किया गया है, दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, ये है मिसाइल लॉन्चर, बजूका और इनसे हमला किया जा रहा है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं ग्वादर पोर्ट की तस्वीर। देख रहे हैं आप, ग्वादर पोर्ट पर सुसाइड फिदाइन अटैक किया गया है और यह तस्वीर आप देखिए, यहां धमाका होगा। दिखाइए फुल फ्रेम जरा। अब दर्शकों आपको दिखाता हूं, यहां आप देख रहे हैं धमाके के बाद बताया जा रहा है कि किस तरह माहौल बार बार जंग का कर दिया गया है और स्थितियां काफी खराब चल रही हैं। सुनवाइए जरा। पड़े हुए उसके जो भी सर, ये लोकेशन है जहां से वीबीआईडी हुई है। ये मेन गेट उन्होंने उड़ाया सर। ये कुछ पुर्जे पड़े हुए उसके जो भी बाइक था या गाड़ी थी सर, लाइकली सर ये लोकेशन है जहां से वीबीआईडी हुई है। ये मेन गेट उन्होंने उड़ाया सर। ये कुछ पुर्जे पड़े हुए उसके जो भी बाइक था या गाड़ी थी सर, लाइकली। लेकिन दर्शकों अब मैं आपको बताता हूं कई ऐसी सड़कें जहां पर बलोच के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया। देख रहे हैं आप, हाथों में बंदूक है और ये बताने के लिए काफी है कि अब बलूचिस्तान से पाकिस्तान का कब्जा कम होता जा रहा है। अब दर्शकों, पाकिस्तानी सेना बीएलए से मुकाबला करने के लिए तैयार, लेकिन उन्हें पता नहीं है बीएलए को काफी सपोर्ट मिल रहा है। एंटी टेरर यूनिट के ऑफिस पर अटैक कर दिया और पाक आर्मी से हथियार छीन लिए। फुल फ्रेम दिखाइए और सुनाइए एम्बियंस। ये छोटा दफ्तर दमल जंग दाबाज ये दफ्तर मदनी मड्डी हम दरातम लश्कर ये वाई सीटीडी दफ्तर गिफ्ता की लश्कर ये मैगजीन ओ ये छोटा दफ्तर दमल जंग दाबाज। दर्शकों, मैं जो आपको ये दिखा रहा हूं ऑपरेशन हेरोफ 2.0, आखिर ये ऑपरेशन क्या है और इस ऑपरेशन के तहत बीएलए ने तबाही मचा दिया। ये ग्वादर पोर्ट है दर्शकों, कुछ इसी तरह,
और बीएलए ने इन हमलों को ऑपरेशन हैरोफ 2.0 नाम दिया है। बीएलए ने ऑपरेशन हैरोफ की शुरुआत अगस्त 2024 में की थी। उस समय दर्शकों बीएलए ने पाक सेना के खिलाफ 20 घंटे लंबा युद्ध चलाया और अभियान में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। मजीद ब्रिगेड ने बेला आर्मी कैंप को कई घंटों तक कब्जे में रखा था और इस अटैक में चीन के प्रोजेक्ट सीपैक, ये सीपैक क्या है दर्शकों मैं आपको बताता हूं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इससे जुड़ी हुई सड़कों को भी टारगेट किया गया था। अब बीएलए ने ऑपरेशन हैरोफ के दूसरे फेज का ऐलान कर दिया है और अटैक शुरू कर दिया है। हैरोफ 2.0 बीएलए ने 58 जगह पर 78 से ज्यादा हमले करके अंजाम दिया। पाक की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पर बहुत बड़ा अटैक किया है। सीटीडी के 8 सैनिकों को मारकर ऑफिस पर बीएलए वर्सेस जिस तरह वहां पर आप देख रहे हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है। और यही ग्वादर पोर्ट इलाके में सुसाइड हमले से दहशत फैली हुई है। पूरे बलूचिस्तान में लगातार फायरिंग हो रही है, धमाके हो रहे हैं। और आपको जानकारी दे दूं, पूरे बलूचिस्तान में धमाके के साथ साथ कई ऐसे इलाके जहां सिलसिलेवार विस्फोट हो रहा है, भारी गोलीबारी जारी है। कोटा के ईस्टर्न बाईपास पर भी बड़ी संख्या में बलोच लड़ाकों के नियंत्रण की खबर है। यानी एक तरफ बलोच आर्मी है और दूसरी तरफ है पाकिस्तान की सेना, लेकिन पाकिस्तानी सेना यहां पर भी पिट रही है। दर्शकों सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी कभी किसी से जीती नहीं है, ये जीतने वाली आर्मी नहीं है। उससे भी बड़ी बात है पाकिस्तान आर्मी के लोअर कार्डर्स को मालूम है कि वो एक गलत लड़ाई लड़ रहे हैं, वो दमन चक्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसके अपोजिट बीएलए जो लड़ रहा है, बलूच जो लड़ रहा है, उसके अंदर वो जज्बा सिर्फ इस बात का है क्योंकि वो सफ़र करता है। उसके बीवी बच्चे हज़ारों के तादाद में गायब कर दिए गए हैं, मार दिए गए हैं, रेप कर दिए गए हैं। सो ऑब्वियस बात है कि बीएलए के अंदर वो जो बदले का जज्बा है वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान आर्मी सिवाय आर्मी का काम करने के बाकी सारे काम करती है, ट्रेडिंग करती है, रियल एस्टेट का काम करती है, मिल्क फार्म चलाती है, पिगरीज चलाती है। तो उनके पास ये सारी चीज़ें करने के अलावा टाइम नहीं है। उनका जो ध्यान है, जनरल्स का जो ध्यान है वो सिर्फ पैसे की तरफ है। और इसलिए आप पाते हैं कि पाकिस्तान आर्मी हर फ्रंट पर मार खाती है। अब दर्शकों दुनिया भर में सवाल पूछा जा रहा है कि भाई ये पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान किसने किया है। मैं आपको मिलवाता हूं उस शख्स से जिसने बीएलए का मोर्चा संभाल लिया। देख रहे हैं आप, ये गाड़ी पर खुद की मोटरसाइकिल पर, ये है वो शख्स, ये है बीएलए के लीडर जिन्होंने अभी इस समय पाक आर्मी को धूल चटाने का दावा किया। यार ये लड़का जो है ना, ये नडर है। वो कौन होते हैं जिनको वैलिडेशन नहीं चाहिए होती, जिनको अपने दिमाग में पता होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। वेयर वी स्टैंड टुडे इज इट बिकॉज़ ऑफ पाकिस्तान आर्मी? नो इट्स नॉट। वेयर वी स्टैंड टुडे इज द कलेक्टिव। पूरा बलूचिस्तान अटे पेश तमानो ऑपरेशन हैरोफ शुरू मसने पंजाब धरती चुड़फोनक। यह बीएलए लीडर जेब बलोचा जिनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। अब आप देखिए, यह है बीएलए की लेडी कमांडर, और ये लेडी कमांडर भी बता रहे हैं कि हम चुप नहीं बैठेंगे। देख रहे हैं आप कैसे फायरिंग की जा रही है। एम्बियंस सुनाइए जरा। अब आपको दिखाता हूं दर्शकों, बीएलए का सरकारी काफिला है जिस पर अटैक हो गया, यानी पाक आर्मी भी चुन चुन कर हमला कर रही है। और देखिए आप कैसे गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। अब दर्शकों जब भी हमले होते हैं तो पहला काम क्या किया जाता है? इलाके पर कब्जा करना, और यही हो रहा है। वहां की मंडी और बाजारों पर बीएलए ने कब्जा कर लिया, ये दावा किया जा रहा है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम इस तस्वीर को। शाह ठकान शुरू।
अब बीएलए इधर हमला कर रही है, लेकिन बीएलए पर भी हमले जारी हैं। कई बीएलए के फाइटर सड़कों पर मरे हुए दिखाई दिए हैं, उनकी मौत हो चुकी है। देखिए जरा, लाशें बिछी हुई हैं, यानी पाक आर्मी भी अब आर पार की जंग के मूड में आ गई है। अब जब भी किसी देश में युद्ध होता है, लड़ाई होती है दर्शकों, तो उसके लिए पैसा लगता है, पैसा। और पैसा तो पाकिस्तानियों के पास है नहीं। मुनीर कह रहा है मुझे पैसा चाहिए, और शहबाज कह रहे हैं रुको जरा कर्ज लेकर आता हूं। और शहबाज ने तो कह दिया है कि कर्ज लेने के लिए सिर झुकाना पड़ता है। लेकिन अब ये बीएलए वर्सेस मुनीर की लड़ाई हो गई है दर्शकों। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुनीर इसे अपनी लड़ाई मानकर चल रहा है, और इसीलिए पाकिस्तान में हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। पाकिस्तान एक तरफ टीटीपी का मुकाबला कर रहा है, आपको बताऊं दूसरे मोर्चे पर बीएलए यानी बलोच लिबरेशन आर्मी है। पाकिस्तान के लिए ये दोनों संगठन गले की फांस बन गए हैं। बीएलए और पाकिस्तान के बीच दशकों से जंग जारी है, और साल 2000 से अब तक 3000 पाकिस्तान सैनिकों को बीएलए के लड़ाकों ने मार दिया है। जवाबी हमलों में 2500 से ज्यादा बीएलए फाइटर्स की भी शहादत हुई है। आपको बताऊं मैं, दरअसल बलोच लोग लंबे समय से बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहे हैं दर्शकों, और पाकिस्तान इस इलाके की दशकों से अनदेखी कर रहा है। इसे समझिए जरा, जबकि बलूचिस्तान में गैस, तेल और खनिज जैसे संसाधन मौजूद हैं। आपको बता रहा हूं मैं दर्शकों, हालांकि पाकिस्तान ने इन संसाधनों का फायदा कभी बलूचों को नहीं दिया है, और संसाधन होने के बाद भी बलूचिस्तान गरीबी, बेरोजगारी से जूझता रहा। जबकि ग्वादर पोर्ट और सी पैक जैसे प्रोजेक्ट से चीन की एंट्री यहां बहुत ज्यादा हो गई। दिखा रहा हूं मैं मैप, आप देखिए, यह है वो सी पैक कॉरिडोर। बीएलए राज्य में पाकिस्तान की मौजूदगी को अवैध मानता है, और इसी वजह से यह जंग बढ़ती जा रही है। बीएलए ने 2025 में 521 हमले किए, 1000 से ज्यादा लोगों को मारा, और अब मार्च 2025 में इसी बीएलए ने जाकर जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का अपहरण तक कर लिया था। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि इलाके में बीएलए लड़ाकों की पकड़ कितनी मजबूत है, और ये और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में इसे लेकर चर्चा कैसी है? अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। केरला स्टोरी फिल्म के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आपको आज खबर बता रहा हूं कि अब एक और मूवी आने वाली है, उसका सीक्वल, वो है केरला स्टोरी 2। अब दर्शकों आपको बड़ी बात बताऊं, जैसे ही आज इसका टीजर आया, ये फिल्म रिलीज होगी फरवरी 27 को, उसके बाद से कोहराम मचा हुआ है। कई मौलाना सामने आ गए, लेकिन सवाल हमारी बेटियों का है। देखिए जरा, समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। हमें समाज तोड़क, समाज के दुश्मन उन लोगों से सावधान होना होगा जो लगातार सामाजिक खाई को तोड़ फोड़ करने का कार्य कर रहे हैं, सामाजिक खाई को चौड़ा करने का कार्य कर रहे हैं। बेटियों, तुम दुर्गा बनो, काली बनो, कल्याणी बनो, भवानी बनो, लेकिन बुर्के वाली कभी मत बनो। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, यह है वो टीजर केरला स्टोरी 2 का, जो सनशाइन पिक्चर्स ने रिलीज किया है, और ये एक्स पर रिलीज किया है। आपको दिखाते हैं जरा इसकी एक छोटी सी झलक। अभी नहीं तो कभी नहीं कहा जा रहा है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊं, लेकिन रियल स्टोरीज भी आ रही हैं दर्शकों। देख रहे हैं आप, ये एटा में एक हिंदू लड़की को बुर्का पहनाया जा रहा है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इस तस्वीर को। दोबारा चालू करो। आएगा किसी लड़की बेइज्जती होना ठीक है, जो हो गया हो गया। तो दी बेटी हमारे तुम्हारे पास हो गया, चल देखा तो राजकुमार को फोन से तुम वीडियो बना लो अपने, इतनी बहुत ज्यादा मत बनाओ। दोबारा चालू करो। अब इस वीडियो की जांच हुई दर्शकों, और देखिए आप,
बैग में बुर्का लेकर घूम रहा था। दावा किया गया यही है वो शख्स। दिखाइए जरा कैसे लोगों ने पकड़ लिया, सुनवाइए जरा। के द्वारा ये जेल आप ही के द्वारा जाएगा। और आप रो मती, ये आप जैसी कई बेटियों को बचाया गया है। आपकी तो जान बची है, ये आपके माँ बाप के कोई पुण्य कर्म है। ये जेल आप ही के द्वारा जाएगा। और आप रो मती, ये आप जैसी कई बेटियों को बचाया गया है। आपकी तो जान बची है। अब कोई से फिल्म की बात कह रहा है दर्शकों, लेकिन कलावा वाकई पहना हुआ था। देख रहे हैं आप, ये मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, ये बहुत बड़ी बात है। कलावा पहनने की जरूरत क्यों पड़ रही है, यही पूछा जा रहा है। हाथों में लग जाने चाहिए ना ढंग से। बोलो कलावा खोल। दर्शकों आपने वीडियो तो देख लिया, लेकिन मैं आपको बताता हूं, खुद बताया जा रहा है कैसे एक मुस्लिम जिसका नाम है अफजरुल हक, वो कलावा पहन के हिंदू बन के बेटियों के साथ जिहाद कर रहा था। लफ्जियात आप खुद सुन लीजिए, सुनवाइए जरा। उसका नाम प्रिंस था और उसने जो हाथ में कलावा वगैरह बांधा था, तो मुझे लगा वो प्रिंस ही है। उसका नाम उसने हिंदू भी बताया था। तो मेरी बातचीत उससे हुई। उसके बाद जो है उसने मेरा नंबर लिया, मुझे दूसरे हॉस्पिटल में जो है जॉब के लिए बुलाया, मालिक से मिलवाने के लिए। वहाँ पे उसने जबरदस्ती मेरे साथ कट्टा लगा के दुष्कर्म किया। और उसका नाम है प्रिंस, उसका पूरा नाम है अजफरुल हक। लेकिन ऐसे एक नहीं कई सारे। कांग्रेस नेता का एक बेटा भी है दर्शक, जिसे पुलिस ने मुरादाबाद से पकड़ा है। ये वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था और दावा किया गया, आरोप लगाया गया है कि यहां धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन ऐसा एक नहीं है, ऐसा कई सारे मामलों में सामने आया है। और योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं ये बहुत बड़ी साजिश है, इससे सावधान रहना होगा। सुनिए जरा। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। केरल से यूपी, मध्य प्रदेश से गुजरात, देश के कोने कोने में लव जिहाद का खेल चल रहा है। फिल्म केरला स्टोरी ने जिहादियों के चेहरे से बस पर्दा उठाया, असली पिक्चर तो होटल में चल रही है। कलावा पहनकर छलावे की स्क्रिप्ट हर गांव हर शहर में लिखी जा रही है। उसका नाम प्रिंस था और उसने जो हाथ में कलावा वगैरह बांधा था, तो मुझे लगा वो प्रिंस ही है। उसका नाम उसने हिंदू भी बताया था। उसने मेरा नंबर लिया, मुझे दूसरे हॉस्पिटल में जो है जॉब के लिए बुलाया, मालिक से मिलवाने के लिए। वहाँ पे उसने जबरदस्ती मेरे साथ कट्टा लगा के दुष्कर्म किया। लव जिहाद का रोमियो वर्जन नाम बदलो, तिलक लगाओ, कलावा बांधो और हिंदू बेटियों को कन्वर्ट करने के मकसद में लग जाओ। फिल्म केरला स्टोरी में जो दिखाया गया, हकीकत भी इससे अलग नहीं। तभी तो मौलाना जिहादियों को बचा रहे हैं, उल्टा हिंदू बेटियों को जिम्मेदार बता रहे हैं। हिंदू लड़कियां पहले मुसलमान बच्चों को मौका देती हैं फंसने का, और उसके बाद में फिर उन पर लव जिहाद का केस लगा देती हैं। इनको तमीज नहीं है, वो दोस्ती के नाम पर आती क्यों है, दोस्ती करती क्यों है। मौलाना का मैसेज हिंदू बेटी कान खोल कर सुन लें। ये नफरती सोच, ये मानसिकता सिर्फ मौलाना की नहीं, बल्कि समाज में फैले हर एक जिहादी के है, जो हाथ में कलावा पहनकर बैग में बुर्का लिए घूम रहा है। ऐसी कुछ फिल्म द केरला स्टोरी पार्ट 2 में फिल्माया गया है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, जैसे ही केरला स्टोरी 2 का टीजर आया है, देश भर में इसे लेकर चर्चा होने लगी। आइए जरा मैं आपको बताता हूं इसमें है क्या। देश में लव जिहाद के बढ़ते केस के बीच एक फिल्म बेहद चर्चा में है दर्शकों, जिसका पोस्टर मैं आपको दिखा रहा हूं। फिल्म का नाम है द केरला स्टोरी 2, जो केरला स्टोरी का सीक्वल है। बड़ी बात क्या है, मेकर्स ने द केरला स्टोरी 2 का टीजर रिलीज कर दिया है। और आपको बताऊं, जो कई सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानियों का वादा करती है। टीजर के साथ कैप्शन क्या लिखा है, हमारी बेटियां प्यार में नहीं पड़ती, वो जाल में फंसती हैं, अब सहेंगे नहीं लड़ेंगे। और टीजर 3 लड़कियों के साथ शुरू हुआ है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। उत्पीड़न का दर्द यह बयां करती हैं, जिसकी झलक मैंने आपको सुनवाई। आईएएस बनने का ख्वाब देखने वाली केरल की सुलेखा नायर है। जेवलिन थ्रो में देश का नाम रोशन करने का ख्वाब देखने वाली नेहा संत उसमें एक कैरेक्टर है।
और राजस्थान की दिव्या को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना था। लेकिन क्या हुआ, तीनों लड़कियां ये ख्वाब देख रही थी और ये उस वक्त चकनाचूर हो गया जब ये तीनों प्यार के झांसे में फंस गईं और मजबूरन इन्हें हिंदू से मुसलमान बनाया, यानी कन्वर्ट किया गया। टीजर में दिखाया गया है कि उन्हें कन्वर्ट करने वालों का मकसद क्या है। भारत की 8.5 करोड़ अनमैरिड लड़कियों को कन्वर्ट करना, यह टीजर में बताया। नेशनल अवार्ड विजेता कामाख्या नारायण सिंह के डायरेक्शन में यह फिल्म बनी है। दर्शकों, द केरला स्टोरी सीक्वल सिर्फ केरला की कहानी नहीं है, आपको बताऊं मैं, बल्कि कई दूसरे राज्यों की कहानियों पर भी फोकस करते हैं। और इसलिए इस मूवी के बाद कई मौलाना विरोध में उतर आए हैं। उनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इस मूवी में गाने लिखने वाले हैं मनोज मुंतशिर, और आज हमने उनसे सवाल किया, उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। और आंखें मत बंद करिए, सवाल हमारी बेटियों का है। हम शोर मचाते रहते हैं, सेव अर्थ सेव वाटर, इट इज फाइन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल सेव योर डॉटर। उससे कीमती तो कुछ भी नहीं है, आपकी बेटी है। और जिस तरह की हैवानियत, जिस तरह की साजिशें, जिस तरह के षड्यंत्र हवाओं में घुले हुए हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं आप। जो 4 अखबार पढ़ के, 4 टेलीविजन न्यूज़ रिपोर्ट्स देख के, जिनको आप अपने ज्यूरिस्डिक्शन में कभी सच मान लेते हैं, कभी झूठ मान लेते हैं, आप समझ ही नहीं पाते, उस गहराई तक पहुंच ही नहीं पाते कि मामला कितना गंभीर है, बात कहां तक पहुंच चुकी है। It is not just a plain piece of news, it is more than that. It's a story being told in the best possible way. तो जब आप इस कहानी को देखेंगे, और 3 लड़कियों की कहानी है ये, आपने टीज़र में देखा होगा, एक राजस्थान की कहानी है, एक मध्य प्रदेश की कहानी है, ये हमारे अपने घरों की बच्चियां हैं, इनसे आप रिलेट करेंगे। ये वो कहानियां हैं जो ना सुनानी पड़ती तो अच्छा था। अब दर्शकों, यहां तो फिल्म की बात हो रही है, लेकिन मौलाना कहने लगे ऐसा नहीं होना चाहिए। मौलाना तो मौलाना, समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन भी सामने आ गए। अब मैं आपको दोनों को सुनवाता हूं, वो कैसे इस फिल्म के विरोध में अभी से आ गए। अभी तो सिर्फ टीजर आया है, दर्शकों सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। ये फिल्म दरअसल इजहार राय की आज़ादी नहीं है, बल्कि जहर फैलाने के लिए आज़ादी है। ये फिल्म जो है सियासी हथियार है। ये फिल्म मुसलमानों के खिलाफ एक नफरती एजेंडा है। ये देश आइन से और कानून से चलेगा, नफरत फैलाने से ये देश नहीं चलेगा। मुसलमान इस देश का वफादार शहरी है। हम इस फिल्म में दिखाए गए दृश्यों को, जो झूठे दृश्य पहले भी साबित हो चुके हैं कि इसमें झूठ बोला गया है, हम इनको पूरी ताकत के साथ मुस्तरद करते हैं। पहले फिल्म आती थी, वो समाज को जोड़ती थी, बड़े छोटे का अदब बताती थी, लेकिन आज फिल्में भी सियासत कर रही हैं। वो हिंदू मुसलमान कर रही हैं और वो इस तरह से पूरे समाज को बांटने की कोशिश कर रही हैं। ये पूरा सिस्टम, चाहे वो फिल्मों का हो, चाहे राजनीति का हो, एक न एक दिन ये राज जरूर खुलेगा कि इनका रिमोट हिंदुस्तान के किस दुश्मन के हाथ में। अब दर्शकों जरा समझिए, आपको लग रहा होगा कि वाकई ये कहानी तो फिल्मी हो सकती है, लेकिन अगर वो कहानी फिल्मी है तो ये जो रोज के केस आ रहे हैं, जो हम आपको दिखाते हैं, ये कहां से आ रहे हैं? ये उज्जैन की घटना है, जहां पर आपको बताऊं दर्शकों, आसिफ राहुल बनकर हिंदू लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा था, उन्हें जाल में फंसा रहा था। सुनिए जरा, वहां उसे पकड़ा तो क्या कह रहा है। भैया जो मुझसे बता, होटल पे गए, तेरा आधार कार्ड दिया तो तेरे को कमरा दिया, तो यहाँ क्यों नहीं दिया तेरा आधार कार्ड? आधार कार्ड क्यों नहीं दिया तूने? यार रुका है ना तू आगे, तो आधार कार्ड क्यों नहीं देगा? दो होटल गया है, इसका आधार कार्ड दिया, तो इसको रूम नहीं दिया, तो इसको ऑटो वाले ने सलाह दी। आपको मैं अलग अलग शहरों की घटना बताता हूं। ये देखिए अलीगढ़ यूपी की, जहां पर एक हिंदू लड़की लव जिहाद का आरोप लगा रही है, थाने के सामने रो रही है। ये तो कम से कम रियल है दर्शक, ये कोई फिल्म नहीं है। आप बिल्कुल मत रो, टेंशन मत लो, आपके साथ उसका नाम प्रिंस था और उसने जो हाथ में कलावा वगैरह बांधा था, तो मुझे लगा वो प्रिंस ही है। उसका नाम उसने हिंदू भी बताया था, तो मेरी बातचीत उससे हुई। उसके बाद जो है उसने मेरा नंबर लिया, मुझे दूसरे हॉस्पिटल में जो है जॉब के लिए बुलाया, मालिक से मिलवाने के लिए। वहाँ पे उसने जबरदस्ती मेरे साथ कट्टा लगा के दुष्कर्म किया। और उसका नाम है प्रिंस, उसका पूरा नाम है अशफरुल हक। अब फिल्म को लेकर तो सवाल उठाए जा सकते हैं,
लेकिन जब ये रोज रोज के मामले सामने आते हैं दर्शकों, तब चिंता होती है, क्या कोई नेक्सस तो काम नहीं कर रहा है? क्योंकि कई बार इस ओर इशारा किया गया है। और छांगुर बाबा तो आपको याद होगा, प्यार का झांसा देकर लव जिहाद का खेल पूरे देश में चल रहा है दर्शकों। एमपी से यूपी तक महज कुछ दिनों में कई सारे केसेस सामने आ चुके हैं, जिसमें नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाया जाता है। इनका पैटर्न एक जैसा है, पहले नाम बदलो फिर कन्वर्ट करो। और आपको बताऊं दर्शकों, बस्ती और एटा से लव जिहाद की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। बस्ती में प्रिंस बनकर अफजरुल ने कई लड़कियों को जाल में फंसाया, ये वही है। दावा है कि हिंदू बनकर अफजरुल करीब 300 लड़कियों को फंसा चुका है। लड़कियों को पहली नजर में शक ना हो इसलिए उसने कलावा भी पहन लिया। बताइए जरा। आरोप है कि नौकरी दिलाने के बहाने वो हिंदू लड़कियों से रेप करता था। खबर तो यह भी है, अफजरुल वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। आपको बताएं, पुलिस ने इस घटना में शामिल 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। तो वहीं एटा में मुस्लिम युवक नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को होटल ले जा रहा था और हिंदू लड़कियों को बुर्का पहना रहा था ताकि उसकी पहचान ना हो सके। परिजनों के मुताबिक हिंदू लड़की को इस्लाम के बारे में बताता रहता था। और इतना ही नहीं, आरोपी हिंदू लड़की को धर्म बदलने के लिए प्रेशर डालता था, दबाव बनाता था। लेकिन परिवार वालों ने पुलिस की मदद से उसे एक्सपोज कर दिया है। और ऐसी ही कई सारी घटनाएं सामने आई हैं। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ चेतावनी दे चुके हैं कि जो भी इस तरह की घटना करेगा, ये बहुत बड़ी साजिश है डेमोग्राफी बदलने की। समझिए इसे, लव जिहाद के नाम पर हिंदू बेटियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा लव जिहाद को रोकेंगे और सख्ती से रोकेंगे। इसके लिए उन्होंने क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। यह हमारे योगियों को, पूज्य संतों को और समाज के जागरूक नागरिकों को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। अब दर्शकों, इसको लेकर कई लोग जागरूक भी कर रहे हैं, जिसमें साध्वी प्राची हैं और आपको बता दें साध्वी रितंबरा भी हैं, कई सारी साध्वी हैं और हिंदू नेता भी हैं। सुनवाते हैं आपको वो क्या कह रहे हैं। लेकर मैं बेटियों को कहा करती हूँ कि बेटियों, तुम दुर्गा बनो, काली बनो, कल्याणी बनो, भवानी बनो, बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, दुर्गा बनो, भवानी बनो, काली बनो, कल्याणी बनो, लेकिन बुर्के वाली कभी मत बनो। इनकी मानसिकता गंदी होगी, गलत होगी कि हिंदू लड़की को फंसाओ और उससे निकाह करो, तो हम भी पूरी ताकत के साथ आगे आएंगे और अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। अब दर्शकों, इसे लेकर बाबा बागेश्वर भी सामने आए हैं और कई संत सामने आए। सुनवाते हैं आपको। एक दूसरा मजहब है हलीउल्लाह वाला, तो उनके में तो कटमा ही कटमा है। अब जहाँ देखो वहां कटमा, भगवान ने बचा, भगवान करो। अब हम कुछ बोलना नहीं है, नहीं क्या भाई दंगा तो हो भी जाए तो हमारा छठ भी हल्का। हम सही सही बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं। तो एक वो है, उनके यहाँ तो साफ, उनके यहाँ 3 बार कहते तलाक हो गया, 3 बार। हमारे यहाँ तो जब तक 20-25 केसी न कोर्ट में हो जाए तब तक नहीं। हमारा महाकालेश्वर मंदिर हमारा आस्था का केंद्र बिंदु है, लेकिन वो लोग इसको जिहादी मानसिकता के लिए उपयोग कर रहे हैं। बोलते तो ये हैं हिंदू लड़कियों को कि हम भी भगवान बाबा महाकाल को मानते हैं, सब करते हैं, बकायदा हाथ में कलवा बांधेंगे, तिलक लगाएंगे, लड़की के साथ दर्शन करेंगे, लेकिन उसकी आड़ में उनके साथ गलत करते करते हैं, वो लव जिहाद का शिकार बनाते हैं और बाद में ब्लैकमेल करते हैं। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपको सीधे लेकर चलता हूं महाराष्ट्र, जहां पर सियासत में बड़े बदलाव हो रहे हैं। अजित दादा पवार की मृत्यु के बाद सवाल ये कि कौन संभालेगा, तो आज जवाब आ गया। सुनेत्रा ने अपने हाथ में कमान ले लिया। दिखाइए जरा पहली तस्वीर। आज उन्होंने डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ली है, पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है। लोक भवन मुंबई की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं और आज उन्होंने शपथ ग्रहण की है। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की
इससे पहले दर्शकों, एनसीपी के तमाम विधायक यहां पर पहुंचे, छगन भुजबल बैठे हुए हैं और सुनेत्रा पवार को एक मत से विधायक दल का नेता चुना गया और एनसीपी की तरफ से उन्हें हरी झंडी मिली है। उसके बाद दर्शकों आपको बताऊं मैं, ये देखिए, सीएम फडणवीस से एनसीपी अजित गुट के नेता मिले और उन्होंने बताया कि हमारी नेता होंगी सुनेत्रा पवार। और उसके बाद सुनेत्रा पवार की तस्वीर आपको दिखाता हूं नम आंखों से, क्योंकि अभी 4 दिन भी बीते हैं दर्शकों। विधायक दल की बैठक से पहले वो भावुक हो गई। बताया वहां पर पहुंचे लोगों ने कि सुनेत्रा पवार काफी भावुक हुई। और विधायक दल की बैठक से पहले उन्होंने अजित पवार को याद किया। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र में सियासी पारा गर्मा गया है। मी सुनेत्रा अजित पवार। महाराष्ट्र में पवार फैमिली में भयंकर पावर का ड्रामा हो रहा है। अजित पवार के जमाने में सत्ता की चाहत का जो खेल शुरू हुआ था, वो उनके जाने के बाद भी बदस्तूर जारी है। अजित पवार के निधन के बाद पवार फैमिली में सुलह के संकेत मिले थे, लेकिन सुनेत्रा की कमान संभालने के ऐलान से इसकी उम्मीद अब कम है। सारे सदस्यों की बैठक हुई, हमने उसमें एक ठहराव पारित किया है कि सुनेत्रा पवार हमारी नेता होगी और उसको सारे अधिकार दिए जाते हैं। जिस शरद पवार के इर्द गिर्द कभी महाराष्ट्र की सियासत रहती थी, वही पवार अब पावर सेंटर से दूर होते जा रहे हैं। या फिर ये मान लीजिए कि शरद पवार 2 कदम पीछे हटकर कोई बड़ी छलांग लगाने वाले हैं, क्योंकि ये सियासत है, यहां कुछ भी हो सकता है। अब दर्शकों, चर्चा तो ये थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आज तस्वीर साफ हो गई। हमने आपको कल बता दिया था, आपको बताते हैं आज क्या हुआ है। सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र सरकार में डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ली है। मुंबई के महाराष्ट्र लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, ये आप तस्वीर देख रहे हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सीएम देवेंद्र फडणवीस और डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे मौजूद रहे। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी। सुनेत्रा पवार आबकारी और खेल मंत्रालय संभालेंगे। सूतक के चलते अभी वो कोई पदभार ग्रहण नहीं करेंगे। शपथ के बाद सुनेत्रा पवार बारामती चले गए। जब अजित पवार डेप्यूटी सीएम थे तो उनके पास यही मंत्रालय था, लेकिन अभी वित्त मंत्रालय किसके पास होगा ये तय नहीं है। अभी हाल फिलहाल में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास रखा है और डेप्यूटी सीएम बनने के बाद सुनेत्रा पवार भावुक संदेश भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा, अजित पवार के सपनों को साकार करूंगी। महाराष्ट्र के लोगों का प्यार समर्थन ही मेरी ताकत है। अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा को पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। एनसीपी के सभी विधायकों ने एक स्वर में सुनेत्रा पवार को नेता चुना। दिलीप वलसे पाटिल ने सुनेत्रा पवार का नाम प्रस्तावित किया, जिसका समर्थन पार्टी के विधायक छगन भुजबल ने किया। मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने शोक प्रस्ताव पेश किया। विधायक दल की बैठक में अजित पवार को श्रद्धांजलि भी दी गई और डेप्यूटी सीएम की शपथ से पहले सुनेत्रा ने राज्यसभा सांसद पद छोड़ा है। दावा है कि अजित के बड़े बेटे पार्थ पवार को पार्टी राज्यसभा भेजेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ही पार्टी चलाएंगे। अब आपको बताते हैं, इसको लेकर महाराष्ट्र में प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, सुनवाते हैं आपको। पहली जो है उप मुख्यमंत्री जो है एक महिला महाराष्ट्र राज्य को मिली है। हम तो चाहेंगे कि महिला मुख्यमंत्री भी बननी चाहिए और ठीक ढंग से जो है एक मत से जो है ये तय हुआ कि उनको जो है हम लीडर, हमारा नेता चुनेंगे। जो संकट और जो आपत्ति महाराष्ट्र पर आई, अजित दादा पवार जी का निधन हो गया, उसके कारण वो जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ी। लेकिन सुनेत्रा पवार ऑलरेडी राजनीति में राज्यसभा की खासदार होने की हैसियत से काम कर रहे थे। लोगों ने उन पर विश्वास जताया है, उसको वो ठीक तरीके से इंसाफ करेगी और अच्छा काम करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बड़ा दुख तो है, उसमें थोड़ा सा आशा का किरण हम लोगों को यहाँ पर महसूस हो रहा है, ताकि पार्टी की कमान कोई ना कोई संभालने वाला चाहिए, पार्टी को दिशा देने वाला चाहिए। ये हम लोगों को सिर्फ एक आधार है, लेकिन हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ जो है वो अभी भी है। अजित दादा पवार हमारे साथ में होना जरूरी था, लेकिन अजित दादा पवार हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि पहले
अब बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि शरद पवार क्या करेंगे। खबर तो यह थी कि शरद पवार और अजित पवार के जाने के बाद दोनों का मिलन हो जाएगा, लेकिन शरद पवार ने सुनेत्रा पवार की शपथ से दूरी बनाई दी और इसी की चर्चा महाराष्ट्र में हो रही है। लेकिन सिर्फ शरद पवार ही नहीं दर्शकों, सुप्रिया सुले भी नहीं पहुंची और जब उनसे पूछा गया सवाल तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। दिल्ली जा रहे आप, दिल्ली जा रहे उद्या बजेट सेशन आहे म्हणून मी आशा काकींना भेटायला गेले. मी आशा काकींची परवानगी घेतली की आशा काकी उद्या बजेट आहे तर मी जाऊ का? काकी म्हणल्या हो, देशाचं बजेट आहे आणि मी फ्लोर लीडर आहे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची. तर काकी म्हणल्या नाही, मी काकींची परवानगी घेऊन आज दिल्ली. काकी कैसे हैं? काकी कैसे हैं? आपने उनसे बोला? अब इधर तो सुप्रिया सुले कुछ और कह रही हैं, शरद पवार नहीं पहुंचे। इस बीच आज एक वीडियो बम फूटा महाराष्ट्र में दर्शकों। आप कहेंगे कैसा? दिखाते हैं आपको, चिंता मत करिए। यह 17 जनवरी 2026 का वीडियो जारी हुआ है जिसमें शरद पवार हैं और अजित पवार बैठे हुए, और इसमें शरद पवार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अजित पवार चाहते थे कि दोनों पार्टियां एक हो जाएं, यानी एनसीपी का विलय हो जाए, और इसी की चर्चा अब हो रही है। लेकिन विलय से पहले अजित पवार का निधन हो गया। अब मामला पलट गया है। क्या होगा दर्शकों? शपथ से पहले शरद पवार से मिले अजित पवार के बेटे पार्थ, और इसी की चर्चा हो रही है। क्या अभी भी विलय हो सकता है? क्या अभी भी कुछ ना कुछ बाकी है जो अभी तक सामने नहीं आ रहा है? और इसीलिए कहा जा रहा है, क्या अभी शरद पवार और अजित पवार दोनों की पार्टी जो है, अजित पवार के जाने के बाद क्या उनका विलय हो जाएगा? क्या परिवार एक हो जाएगा? दर्शकों आइए जरा मैं आपको बताता हूं। सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण से शरद पवार ने दूरी बनाई, वो शामिल नहीं हुए। आपको बता रहा हूं दर्शकों में, एनसीपी शरद गुट के कोई भी विधायक या सांसद वहां पहुंचे ही नहीं। सुप्रिया सुले शपथ समारोह के बजाय दिल्ली चली गई। आपको जानकारी दे दें, बजट सत्र का बहाना बनाकर सुले सवाल को टाल भी रही हैं। शरद पवार ने आज सुबह शपथ ग्रहण पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा उन्हें शपथ समारोह की कोई जानकारी नहीं है। सोचिए जरा, बारामती में अजित पवार के बेटे पार्थ ने आज ही उनसे मुलाकात की, बावजूद उसके शरद पवार का शामिल नहीं होना बड़े संकेत देता है। और शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने सुनेत्रा को शोक के बीच बधाई दी है। भतीजे रोहित पवार को अजित पवार बेटे की तरह प्यार करते थे। आपको बताएं, शरद गुट की ओर से 17 जनवरी की एक तस्वीर भी जारी की, वीडियो हमने आपको दिखाया। इस मीटिंग में शरद पवार बैठे हुए हैं, अजित पवार भी इस मीटिंग में शामिल हुए थे और दावा है कि ये एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की आखिरी बैठक थी। 28 जनवरी को अजित पवार का विमान हादसे का शिकार हुआ और उनका निधन हो गया, जिसके बाद अब इस विलय पर संकट के बादल छा गए हैं और इसीलिए अब अलग अलग तरह के बयान भी आ रहे हैं। सुनिए जरा। महाराष्ट्र की पहली डिप्टी चीफ मिनिस्टर महिला बन गई है, इसका बहुत, लेकिन क्या है कि ये जो घटना घटी थी बहुत अच्छी नहीं थी, हम अभी संभल नहीं पाए। लेकिन शरद पवार जो है अनुपस्थित थे उस सेरेमनी में, क्या नहीं वो कैसे आएंगे? उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है। एनसीपी परिवार, पवार परिवार के लिए चिंता का विषय है कि जिस प्रकार से सुप्रिया सुले जो कि अजीत पवार की अंत्येष्टि में काफी बढ़ चढ़कर मैनेजमेंट में लगी हुई थी, वो सुनेत्रा पवार के शपथ में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाने के वक्त वहां पर वो मौजूद नहीं रही, दिल्ली चली गई। देखिए, शरद पवार साहब का तो माना जा सकता है कि वो थोड़े अब उम्रदराज हो चुके हैं, स्वास्थ्य भी उतना बुलंद नहीं रहता है, तो वो तो मान सकते हैं। लेकिन राजनीतिक कारण भी होगा, क्योंकि बात चल रही थी कि एनसीपी का जो दोनों पार्टी है, दो पार्टियां ना एनसीपी की, तो दोनों अब एक हो जाएंगे। लेकिन आज के बाद से तो ऐसा लग नहीं रहा है कि जो एकता के जो प्रयास थे, इसकी कोशिश थी और लगभग तय था, वो अब होता हुआ कम से कम मुझे नहीं दिखाई पड़ा। पता नहीं क्या क्या होता है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे दर्शकों, और इस समय आपको बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं। जियोपॉलिटिक्स में इस समय दुनिया की निगाहें ईरान पर आकर टिक गई हैं, क्योंकि ईरान में धमाके शुरू हो गए और धमाके की पहली तस्वीर दिखाई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी सेना को चेतावनी दे दी है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को।
अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, ईरान में कई जगह धमाके शुरू हो गए और ये तस्वीर सामने आ रही है, दिखाइए जरा फुल फ्रेम। ये तो आपने एक धमाका देखा, दर्शकों दिखाइए जरा। दक्षिणी ईरान में धमाके हुए हैं, कई लोगों की मौत की खबर है, देख रहे हैं आप। ये पूरा का पूरा इलाका जहां पर जबरदस्त बमबारी हुई है। अब खबर यह है दर्शकों, ईरान के कई शहरों में धमाके हुए हैं, कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। देखिए जरा, यहां पर पूरा डिस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है और ये तबाही बता रही है कि अब हालात ठीक नहीं है। अब जब ईरान में धमाके हो रहे हैं तो वहां के आर्मी चीफ अमेरिका को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी जो उंगली है वो ट्रिगर पर रखी हुई है, इसे भड़काने की कोशिश ना करें। अब जंग के हालात बन रहे हैं। इस बीच आज खामनेई पहुंचे खुमैनी के मकबरे पर दुआ पढ़ने के लिए। अब ये दुआ है या फिर ये फाइनल तैयारी है, इसी को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। अगली तस्वीर जरा आपको दिखा रहा हूं मैं। सऊदी अरब ने भी अमेरिका को ईरान पर हमले की सहमति दे दी है, देख रहे हैं आप। ये खबर बहुत बड़ी है। अगर सऊदी अरब अमेरिका के साथ आ गया यानी इस समय मिडिल ईस्ट में हालात खराब होने वाले हैं। लेकिन दर्शकों, ईरान के साथ खड़ा कौन है दिखाता हूं मैं आपको। रूस ने मदद भेजी है और 3 रूसी कार्गो ईरान पहुंच गए, यानी इस समय रूस ईरान के लिए ढाल बनकर खड़ा हो गया है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, ईरान क्या वापस परमाणु बम बना रहा है, क्या परमाणु प्रोग्राम शुरू किया है। 2 तस्वीरें आपको दिखाता हूं। एक तस्वीर है धमाके से पहले की, क्योंकि अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स गिराए थे, उसके बाद धमाका हो गया था। लेकिन अब वहां पर देखिए, ये धमाका है और अब ये पूरा ठीक बन चुका है। बीच में देख रहे हैं आप, यानी अब वहां पर स्थितियां ठीक हो रही हैं। क्या वहां पर अमेरिका को खबर लग गई है कि फिर से परमाणु प्रोग्राम शुरू हो गया है? आइए जरा मैं आपको बताता हूं कि वहां पर हालात क्या हुए। अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, ये तय मानिए दर्शकों। अमेरिका से आ रही खबरों की माने तो हमला जरूर होगा। रविवार को कहा जा रहा है कि अमेरिका बड़ा अटैक कर देगा। हर बार दिन बदल रहे हैं, अभी तक किया नहीं है, लेकिन कहा तो जा रहा है कि अमेरिका के जंगी बेड़े ने ईरान को पूरी तरह से घेर लिया है और राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा उन्हें ईरान के साथ समझौते की उम्मीद है। अगर समझौता नहीं हुआ तो देखेंगे आगे क्या होता है। जब पत्रकारों ने ट्रंप से ईरान को समय देने का पूछा तो ट्रंप ने गोलमोल जवाब दिया और कहा यह तो सिर्फ वही जानते हैं। ट्रंप ने साफ कर दिया दर्शकों, अगर ईरान ने हमारी बात नहीं मानी तो अमेरिका पिछली बार से भी ज्यादा बड़ा हमला करेगा। इस बीच सऊदी ने हमले को हरी झंडी दे दी है। अब सऊदी अरब के रक्षा मंत्री अमेरिका के दौरे पर हैं। ट्रंप प्रशासन के साथ बैठक में उन्होंने बयान दिया, कहा कि अगर अमेरिका अब हमला नहीं करता तो ईरान और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। उधर ईरान आर्मी चीफ ने अमेरिका को चेतावनी दी, कहा अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करेगा तो मिडिल ईस्ट के सभी देश असुरक्षित हो जाएंगे और ईरान की मिलिट्री तैयारी बहुत बड़े स्तर पर है। हम दुश्मन के इरादे से पूरी तरह वाकिफ हैं, हमारे जवानों की उंगली ट्रिगर पर है। इस बीच इजराइल ने ईरान को धमकी दे दी है दर्शकों, कहा अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया, मिसाइल से हमला किया तो इजराइल एक विनाशक जंग शुरू कर देगा। यानी स्थितियां अभी ठीक नहीं है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, क्या वापस ईरान ने परमाणु संयंत्र शुरू कर दी, अपना परमाणु प्रोग्राम बना लिया है? आइए जरा मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि आखिर हो क्या रहा है। यह तस्वीर आपको दिखाता हूं दर्शकों। अमेरिका ने जून 2025 में ईरान पर हमला किया था और
3 परमाणु ठिकाने फोर्दो, इस्फान और नतांज पर बम गिराए गए थे दर्शकों, और ईरान के परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ध्वस्त कर दिया गया था। ईरान के अलग अलग इलाकों में इस्फान, नतांज परमाणु साइट की तस्वीरों ने अब टेंशन बढ़ा दी है, जो अब सामने आई है। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि जून के हमले में साइट्स को नुकसान पहुंचा था, लेकिन दोनों परमाणु साइट पर फिर से निर्माण दिखाई दिया है दर्शकों, और क्षतिग्रस्त हिस्सों पर नई छत बन गई है, इसीलिए टेंशन बढ़ गई है। कवर से सैटेलाइट निगरानी छिपाने की कोशिश भी की गई है। परमाणु ठिकानों की नई तस्वीर से अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका को आशंका है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, और वहीं ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये दिक्कत वाली बात है। इधर ट्रंप धमकी दे रहे हैं, उधर ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है। सुनिए जरा। हमारे पास एक बड़ा नौसैनिक बेड़ा है, जिसे आप चाहें तो कह सकते हैं, जो इस समय ईरान की ओर बढ़ रहा है। यह वेनेजुएला में हमारे पास मौजूद बेड़े से भी बड़ा है। यह अभी भी वेनेजुएला के सामने है। हम जल्द ही दुनिया के देशों को आमंत्रित तेल लेना शुरू कर देंगे। इस प्रक्रिया में ईरान के साथ मिलकर काम करेंगे, और यह बहुत अच्छा रहा है। हम अब ईरान को और अधिक संख्या में जहाज भेज रहे हैं, और उम्मीद है हम एक समझौता कर लेंगे। अगर समझौता होता है तो अच्छी बात है, अगर समझौता नहीं होता तो आगे की स्थिति देखी जाएगी। देश में हाल के घटनाक्रमों में ट्रंप, नेतन्याहू और यूरोपीय लोगों ने उन सभी में फूट डालने की कोशिश की है। उन्होंने इसके लिए अपने लोगों को तैयार भी किया था। उन्होंने देश को बांटने और राष्ट्र के बीच नफरत फैलाने के लिए मासूम लोगों को सड़कों पर घसीटा है। ईरान अपनी संप्रभुता पर हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि आखिर रूस कहां पर है। रूस तो ईरान के साथ खड़ा हुआ है। देख लीजिए तस्वीर। ईरान को रूस का साथ मिला है। पुतिन जानते हैं क्या करना है उन्हें, और ये उनकी रणनीति है। लेकिन आज आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, दिखाइए जरा तस्वीर। सबमरीन में यानी समंदर में पुतिन है। ये क्या दर्शा रहा है? समंदर में इस समय जंग के हालात बन रहे हैं, और पुतिन की ये तस्वीर चौंकाने के लिए काफी है कि आखिर आगे क्या होने वाला है। यानी एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, दूसरी तरफ ईरान के साथ पुतिन। रूस और चीन भी है, और अमेरिका ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। ये तो आप मानकर चलिए, पिछले 15 दिन से हम दिखा रहे हैं। इस बीच खबर यह है दर्शकों कि रूस के 3 कार्गो विमान ईरान पहुंच गए। इन भारी भरकम विमानों में घातक हथियार हो सकते हैं, डिफेंस सिस्टम और जंग के लिए जरूरी सामान हो सकता है। अमेरिका की धमकी के बीच ईरान को रूस का साथ मिल गया। उधर ईरान रूस के साथ ज्वाइंट नेवी ड्रिल करने जा रहा है। इस ड्रिल में चीन भी शामिल होगा। मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, यानी जंगी अभ्यास में ईरान की तीनों सेनाएं शिरकत करेंगी। चीन, रूस, ईरान की ये ड्रिल हॉर्मुज स्ट्रेट पे होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और समुद्री जहाज को टारगेट करने का अभ्यास किया जाएगा। 1 और 2 फरवरी को ड्रिल को अंजाम दिया जाएगा। आप समझिए कितना क्रूशियल है, कितना ऐसे हालात बने हुए हैं जो बहुत ज्यादा दुनिया के लिए घातक हो सकते हैं। और अमेरिका की धमकियों के बीच यह ड्रिल बड़ा संदेश भी है। जंग के हालात में रूस और चीन ईरान के साथ खड़े हैं। दोनों महाशक्तियां जंग में डायरेक्ट ईरान का साथ ना दें, लेकिन हथियार और दूसरी मदद जंग को भड़का सकती है। यह जंग वर्ल्ड वॉर का रूप भी ले सकती है, इसलिए दुनिया भर में चिंता है। हमने भी आज एक्सपर्ट से बात की है दर्शकों। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, आप खुद सुनिए। रशिया पहले भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और Su-35 एयरक्राफ्ट ईरान को दे चुका है, और अब उसने मैरीटाइम रेस्ट्रिक्शंस को बाईपास करने के लिए हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से कुछ वेपन्स ईरान में भेजे हैं। शायद उसमें हैवॉक अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। रशिया मदद कर रहा है आर्म्स से ईरान की, और अगर अमेरिका अटैक करता है और ईरान साइमल्टेनियसली उन सब एयर बेसिस के ऊपर अटैक करता है जो अमेरिका के मिडिल ईस्ट के अलग अलग कंट्रीज में है, तो निश्चित ही ये युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंक देगा। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि भारत की भूमिका क्या है। कैंप 2 से लेंगे विवेक। बड़ी बात यही है कि अभी तक ये जो तस्वीरें
ये बहुत ज्यादा चिंता है। किसके लिए दर्शकों? अरब देशों के लिए। लेकिन भारत की भूमिका क्या है? आज कई सारे ओमान के विदेश मंत्री से मिले हैं एस जयशंकर। अगली तस्वीर दिखाइए। ओमान के बाद मुलाकात हुई है एस जयशंकर की। फिलिस्तीन की विदेश मंत्री हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये देखिए, इधर पुतिन से यूएई के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई मॉस्को में, और यानी इधर पूरी तस्वीर ये बता रही है कि भारत अपनी रणनीति को अलग तरह से पिरो रहा है। यानी अरब देशों को साथ लाना भारत की रणनीति। कैसे? आइए जरा आपको समझाता हूं। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अगले हफ्ते भारत आएंगे। आपको बताएं दर्शकों, इस बीच भारत ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। क्यों? भारत ने अरब देशों के मंत्रियों के साथ दिल्ली में बैठक की है और भारत ने दूसरी बार अरब विदेश मंत्री के साथ बैठक की मेजबानी की। यह बैठक पूरे 10 साल बाद आयोजित की गई है। आपको जानकारी दे दें, मीटिंग में अरब लीग के 22 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। फिलिस्तीन के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से मुलाकात की है। कहा भारत ही वो महान देश है जो इजराइल फिलिस्तीन जंग को रुकवा सकता है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी की इजराइल से दोस्ती है। उन्होंने कहा अरब देश से भी पीएम मोदी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। फिलिस्तीन गाजा के पुनर्निर्माण में भारत की बड़ी भूमिका होनी चाहिए। भारत एक तरफ इजराइल से अत्याधुनिक हथियार खरीद रहा है, दूसरी तरफ 22 अरब देशों के साथ मीटिंग कर रहा है। भारत धुर विरोधियों के साथ संबंधों को मैनेज करने में सक्षम है और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कई बार इस बात को कह चुके हैं। भारत जियोपॉलिटिक्स का एक बड़ा और अहम प्लेयर है और वो अपने हिसाब से अपना काम कर रहा है। फॉरेन एक्सपर्ट जनरल एम्बेसडर दीपक बोरा क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। तो सीधी बात यही है कि अगर वो रूस गए हैं, उनको भी थोड़ा डर लग रहा है कि सऊदी अरेबिया अपने आप को अरब समुदाय का चाचा मानता है और बाकी जो अरब देश हैं वो यूएई का नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया का समर्थन करें। सऊदी अरेबिया का नंबर 1 दुश्मन ईरान है। रूस भी ये जानता है कि जितने अरब देश हैं वो सब ईरान से बहुत डरते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करेगा रूस कि और भड़काया जाए उन देशों के, ईरान को और भड़काया जाए, क्योंकि अगर वो कोई अग्रीमेंट करता है, यूएई का भी नंबर 1 दुश्मन जो है वो ईरान है। तो अगर रूस ऐसा कुछ करता है, कोई एग्रीमेंट उनके साथ करता है, तो फिर सीधी सी बात यह है कि वो लोग रूस के साथ जो अरब देश हैं वो बिगड़ जाएंगे। अब दर्शकों, आज एक ऐसी खबर है जो हर व्यक्ति के काम की है, हर शख्स के काम की है, क्योंकि एक बहुत बड़ा खतरा दुनिया पर है, वो है कैंसर का। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत ये दावा करती हैं कि गौमूत्र से उनका कैंसर ठीक हुआ है, खत्म हो गया है। दर्शकों दिखाइए जरा तस्वीर। कैंसर पर पूर्व क्रिकेटर की पत्नी ने एक बड़ा दावा किया और एक बार फिर से दुनिया भर में बहस हो रही है, क्या वाकई गौमूत्र से कैंसर ठीक होता है। अब आपको दिखाते हैं दर्शकों, नवजोत कौर सिद्धू समाज के लिए प्रेरणा है। आज उन्होंने मुलाकात की है कथावाचक सारे डॉक्टर एक तरफ अनिरुद्ध आचार्य से, सुनिए जरा। मर जाएंगे ऐसा बोल, हमारी मैया हैं, ये कह सकते हैं कि ये विजेता है जिन्होंने हरा दिया उस बीमारी को। सारे डॉक्टर एक तरफ 4 हफ्ते में मर जाएंगे ऐसा बोल दिया डॉक्टर ने, लेकिन ये जीत गई। यमराज को भी दर्शकों, डॉक्टर्स ने कह दिया था 4 हफ्तों की मेहमान हैं, लेकिन गौमूत्र का सेवन किया, आयुर्वेदिक डाइट ली और वो ठीक हो गई। अगली तस्वीर दिखाइए। उन्होंने दावा किया कि वो एक नियमित डाइट लेती हैं और डेली गौमूत्र पीती हैं। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। गौमूत्र का और गौमूत्र का अपमान नहीं, सम्मान। मेरे घर में आपको हमेशा मिलेगा। ये देखिए, और लोग मजाक उड़ाते हैं गौ माता की गौमूत्र का, और ये शक्ति को समझ गई और कैंसर को हरा दिया। और गौमूत्र का अपमान नहीं, सम्मान। और महाराज प्रेमानंद जी से भी उन्होंने मुलाकात की है, आश्रम में आशीर्वाद लिया है। समाज की ओर लेकिन दर्शकों, ये चमत्कार है समाज में या क्या है? अधिकार और पद मिला हुआ है, यही तो सवाल है। क्या ये चमत्कार है? क्या ये एलोपैथी को चैलेंज है या ये आयुर्वेद की महानता है? अब अलग अलग तरह की बातें दर्शकों की जा रही हैं, लेकिन हुआ क्या है ये हम आपको बता देते हैं, उसके बाद आप तय करिएगा क्या हो रहा है। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने अपने कैंसर की कहानी बताई है, आप सुनिए जरा इसे। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी है, नवजोत मूव कीजिए इसे। वो कहती हैं कि उनका कैंसर गौमूत्र से ठीक हुआ है और डॉक्टर्स ने उनसे कह दिया था कि आपके पास 4 हफ्ते का समय बाकी है, लेकिन
नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने हार नहीं मानी। वो लगातार जुटी रही और उन्होंने आयुर्वेद का सहारा लिया। वो बताते हैं कि उन्होंने गौमूत्र का सेवन किया। इतना ही नहीं, गौमूत्र के सेवन के साथ साथ वो इसी से नहाती भी थी। उन्होंने अपनी डाइट में बदलाव किया और डाइट में बदलाव क्या किया? आयुर्वेद का सहारा लिया। ऐसी चीजें खाई जो ऑर्गेनिक होती हैं। इतना ही नहीं, वो ये बताती हैं कि कैंसर का मुख्य कारण क्या होता है दर्शकों। मुख्य कारण होता है आप जो जंक फूड खाते हैं। उन्होंने कहा वो हर दिन गौमूत्र पीती भी थी, गौमूत्र से रोज स्नान भी करती थी और बीमारी को हराने के लिए आयुर्वेद डाइट लेना भी शुरू की। उनका कहना तो यह कि इसी से उन्होंने कैंसर को मात दी है। और अगर ऐसा हुआ है, 4th स्टेज कैंसर सोचिए आप, उसका पता चला और वो ठीक हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि वो सिर्फ 4 हफ्ते की मेहमान है। सोचिए, गौमूत्र और आयुर्वेद डाइट से उन्हें नई जिंदगी मिली है। नवजोत कौर ने लोगों को शुद्ध खानपान की सलाह दी है। पाम ऑयल और जंक फूड को सारी बीमारियों की जड़ उन्होंने बताया है। कैंसर जैसी बीमारी से बचना है तो ऐसे खानपान से दूरी बनाएं। शुद्ध भोजन से शरीर के सेल कैंसर सेल में तब्दील नहीं होंगे। वो कहती हैं लोग आयुर्वेदिक डाइट लें तो बेहतर होगा। वो अपील भी कर रही हैं ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। अब आपको बताएं दर्शकों, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा हुआ है तो ये वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज से। तरुण सागर जी महाराज कहते हैं सफलता पूछने से नहीं मिलती है, बल्कि जूझने से मिलती है। आसानी से मिली कामयाबी टिकाऊ नहीं होती। असली सफलता वही है जो धैर्य, अनुशासन और कठिन परिश्रम से मिले। हमेशा याद रखिए दर्शकों, हर सफलता की नींव आत्मनिर्भरता है। अपने आप को मजबूत करें। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो आप पा नहीं सकते। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH